वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। दिनेश जी, कौशाम्बी का चुनाव 5वें चरण में हुआ, लेकिन जिस तरह से राजा भैया ने वहां पर खुल के साथ दिया अखिलेश यादव का, आज अखिलेश पहुंचे भी थे, उन्होंने थैंक यू किया कि जो दल साथ दे रहे हैं उनका भी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्रयागराज और फूलपुर में पैदा कर रही हैं तो पल्लवी पटेल कर रही हैं, जो पीडीएम लेकर चली हैं। तो इन दो सीटों पर आप एक एक करके, पहले प्रयागराज में प्रवीण त्रिपाठी और उज्जवल रमन सिंह, कौन किस पर एज ले रहा है, क्या वजह है, फिर नीरज त्रिपाठी और उज्जवल रमन, और फूलपुर में कितना प्रवीण पटेल आगे हैं और कहां तक मौर्य जी लड़ पा रहे हैं। देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले अगर फूलपुर की बात करें तो पल्लवी पटेल और ओवैसी जी का जो मोर्चा है, पीडीएम है, इसकी मौजूदगी भर दर्ज हो रही है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनके साथ में जो वोट बैंक है वो स्पष्ट रूप से ये देख रहा है कि फाइट किस किस के बीच में है। फूलपुर निश्चित तौर पर पटेल बिरादरी का गढ़ रहा है और यहाँ पर 9 बार पटेल उम्मीदवार जीत करके भी गए हैं। लेकिन इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पटेल उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को यहाँ पे जरूर उतारा है। लेकिन पल्लवी पटेल का जो टेम्पो पहले बना हुआ था, जब उसने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वो अब नहीं रहा है और दोनों गठबंधन के बीच में कहीं ना कहीं जनता ने अपना माइंड सेट तैयार कर लिया है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। शायद यही वजह है कि जो 2 रैलियां हुई हैं पल्लवी पटेल ने की हैं ओवैसी जी के साथ में, उसमें 2000 भी पब्लिक नहीं जुट पाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक भी नहीं जुट पा रही है। और दूसरा, जब माइंडसेट बन चुका है लोगों का कि 2 में से कहीं एक की तरफ जाना है, तो पीडीएम का कोई असर फिलहाल ना तो फूलपुर में दिख रहा है, ना इलाहाबाद लोकसभा सीट में दिख रहा है। जी ठीक, लड़ाई आपके हिसाब से, चाहे वो फूलपुर हो या प्रयागराज, दोनों जगह सीधी टक्कर है या बसपा का कोई प्रभाव है दोनों जगह पे? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें फूलपुर की, तो फूलपुर में बसपा का अच्छा होल्ड रहा है और एक बार यहाँ से बसपा प्रत्याशी जीत कर भी गए हैं। अतीक अहमद यहाँ से निकले भी हैं, समाजवादी वो पार्टी सपा से से निकले, फिर उसके निकले बाद थे। करवरिया जो थे सपा से निकले थे, लेकिन कपिल मुनि करवरिया यहाँ से बसपा से निकले हाँ, थे। कपिल मनु करवरिया जीते हैं। जी, तो बसपा केवल एक बार यहाँ पर जीती है, लेकिन बसपा ने जिस तरीके से बहुत कमजोर कैंडिडेट यहाँ पर दिया है, उसको देखते हुए विश्वनाथ जो यहाँ के बसपा के कैंडिडेट है, जिसको देखते हुए बसपा का जो कैडर वोट ही पूरी तरीके से बसपा के पास नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से पूरे संविधान बचाओ आरक्षण को लेकर के जो मुद्दे सामने रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मामला आमने सामने आ गया है और बसपा हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हो, वो बहुत पीछे हैं। यहाँ बिल्कुल आमने सामने मुकाबला है अगर आप देखें तो। और माइंडसेट जनता का ऐसा बन चुका है कि 2 में से कहीं एक ही देखना है। कैडर वोट भी शायद इस बार बड़ी मुश्किल से बसपा को मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि बसपा का जो संगठन है, उसने फील्ड में जाकर मेहनत नहीं की। एक भी जनसभा बसपा की यहाँ पर मायावती की इस क्षेत्र में अभी नहीं हुई है। एक आकाश आनंद की सभा लगी थी, लेकिन वो भी आगे नहीं हो पाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब पार्टी का संगठन ही बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, सीरियस नहीं है, तो उसका कैडर, उसका जो वोट बैंक है, जिसको आप उनका परमानेंट वोट बैंक कहते हैं, वो कैसे सामने रहेगा। लिहाजा निश्चित तौर पर जो दलित का वोट है, वो इस समय दोनों धड़ों में बट रहा है, इंडिया और एनडीए गठबंधन में। जी, तो अगर प्रयागराज में बात करें कि पहले फूलपुर में ही कर लेते हैं, पिछली बार सपा बसपा साथ में लड़ी, कांग्रेस अलग थी, तब भी बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था वो बड़ा था। अगर देखा जाए, अगर बसपा नहीं है
तो भी तो वोट कट के आधा बीजेपी ले रही, तो इसका मतलब ये हाल दोनों सीटों पर है। और तो बीजेपी एज इसमें दोनों सीटों में ले रही है मेरी समझ में, जो अभी तक आपने बताया। देखिए पुष्कर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो गठबंधन के साथ साथ प्रत्याशी के चेहरे पर भी हो रहा है चुनाव। दोनों जगह ये भी देखना होगा हमको कि पार्टी के साथ साथ में या गठबंधन के साथ साथ में जो प्रत्याशी का चेहरा है इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो इलाहाबाद लोकसभा सीट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक न्यू कमर पहली बार जो जिसकी सियासत की पारी शुरू हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है, नीरज त्रिपाठी को, और उनके सामने हैं उज्जवल रमण जो कि कुंवर रमण दो सिंह बार जो कि के कद्दावर सांसद। नेता रहे हैं। जी, 2 बार के सांसद रहे हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं और 2 बार के विधायक उज्जवल रमण भी रहे हैं। इनका ग्राउंड में होमवर्क बहुत अच्छा है, बहुत लगातार टच में रहे हैं, चूंकि ये लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, उनके सुख दुख का हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें अभी भी जड़ों से इनके साथ जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक नया चेहरा उतार देने के बाद एक तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, वो असहज हैं, वो कहीं ना कहीं सामने मैदान में नहीं आ रहे हैं। आप यही वजह है शायद कि संगठन के स्तर पर भी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा को उतना मजबूत इस समय नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसी दिनेश जी, स्थिति में क्या आप ये मान के चल सकते दोनों सीट पे अतीक का कोई मुद्दा है, चाहे इधर की उधर लॉ एंड ऑर्डर के मामले से या उधर के पक्ष के मामले से? बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद लोकसभा सीट में तो एक शहर दक्षिणी पड़ती है जो इसका हिस्सा है, लेकिन शहर पश्चिमी जो अतीक का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये मुद्दा है, चूंकि अब बहुत लंबा समय हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात थी अब लंबा समय हो गया अतीक के न रहने के बाद में, और अतीक का असर भी खत्म हो गया, तो लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज है कि अब अतीक का बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एज जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि अतीक जब होता था तो एक फरमान जारी होता था। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दरबार लगता था अतीक का, और अतीक के दरबार से जो एक बार आदेश हो गया, फरमान जारी हो गया, बस उसी में लाइनें लगनी शुरू होती थी। तो अब वो फरमान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन वोटर कहीं ना कहीं अब पहले से ज्यादा समझदार है और अपने आप को मुझे लगता है कि स्वतंत्र समझ रहा है, इसलिए रिजल्ट कुछ बेहतर दिखाई पड़ेगा जो पहले यहाँ से दिखता था, खासकर शहर पश्चिमी से। तो आपके हिसाब से दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है या बीजेपी को एज दिख रही है कहीं? छोटा सा सवाल दीजिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा। बिल्कुल पुष्कर जी, इलाहाबाद संसदीय सीट में भाजपा टक्कर के साथ साथ पीछे चल रही है, कहीं ना कहीं चुनौती तगड़ी है लेकिन पीछे चल रही है। लेकिन वही जो फूलपुर संसदीय सीट है वहां पर भाजपा एज में है, चूंकि उसका प्रत्याशी भी मजबूत है, उसका जो वोट बैंक है, जातीय समीकरण है पटेल का, वो भी मजबूत है, और नया प्रत्याशी वहां भी आया है अमरनाथ मौर्य। इस वजह से कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर है। जी ठीक है दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब मैं प्रतापगढ़ चलूंगा मनोज कुमार के पास। मनोज जी, संगमलाल गुप्ता के खिलाफ अगर देखे ना तो एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी शुरुआत में, लेकिन जिस तरह से वहां पर सीएम योगी की रैली हुई, पीएम मोदी की रैली हुई, आपको आवाज आ रही है मनोज जी? आ रही है जी, आ रही है। तो उसके बाद थोड़ा उनका चेंज हुआ चुनाव, लेकिन राजा भैया उस सीट पर कितना फर्क डाल रहे हैं और बीएसपी का क्या रोल है? जी आपको बता दें कि प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट ऐसी है कि यहाँ पे जब से चुनाव होने शुरू हुए, फर्स्ट टाइम मुनेश्वर दत्त रिपीट हुए, सेकंड टाइम दिनेश सिंह, उसके बाद से लगातार कोई रिपीट नहीं हुआ है। एक चुनाव हारता है, एक जीतता है, अगर दोबारा उसको टिकट मिलता है। कंडीशन ये है कि प्रतापगढ़ में इस बार भी रिपीट होने की संभावना कम नजर आ रही है। और 14 में तो जीते थे संगमलाल गुप्ता।
जी 19 में जीते थे। 14 में हरिवंश सिंह, हाँ हरवंश सिंह, ठीक हरिवंश सिंह 14 में लड़े थे अपना दल से। ठीक है। और ये संगम लाल गुप्ता 17 के विधानसभा चुनाव में लड़े और जीते। उसके बाद 2-2.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो 19 में ये वापस लोकसभा चुनाव लड़ गए और इनको विजय मिली अच्छी खासी मार्जिन से। लेकिन प्रतापगढ़ का ये नेचर के साथ जो है एक जातीय समीकरण जो यहाँ का है वो भी बड़ा काम का है, क्योंकि इसमें पटेल बिरादरी और पाल बिरादरी अनुप्रिया के साथ थी। लेकिन इस समय लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से पटेल बिरादरी का कैंडिडेट होने की वजह से दोनों जातियां अनुप्रिया पटेल की उसके साथ चली गई हैं और नतीजा ये हुआ कि सबसे ज्यादा वोटर अगर किसी जाति का है तो ब्राह्मण या तो पटेल। ब्राह्मण दो तो हिस्सों में भाजपा बंट के रहा साथ है। होगा, श्रवण तो भाजपा के ब्राह्मण साथ जा दो रहा हिस्सों- होगा ना। ब्राह्मण भाजपा के साथ जा रहा है और बसपा से प्रथमेश मिश्रा जो भाजपा के नेता शिव प्रकाश सेनानी हैं, उनकी मां सिंधुजा सेनानी, दोनों लोग चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पे, बसपा के टिकट पे। अब उनका बेटा जो है वो भी चुनाव लड़ रहा है बसपा के टिकट पे लोकसभा का। तो इसलिए भाजपा में जबरदस्त भीतरघात है और ब्राह्मण दो हिस्सों में बंट गया है। हालांकि कुछ परसेंटेज समाजवादी पार्टी के भी खाते में जा रहा है, लेकिन राजा भैया के आने के बाद जिस तरह से राजपूत लामबंद हुआ, हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद तो काफी नाराजगी थी राजपूतों में, लेकिन मुखर नहीं हो रहे थे। लेकिन राजा भैया के आने के बाद राजपूत पूरी तरह से मुखर हो चुका है। वहीं दलित की बात करें तो पटेल, सुनिए मनोज जी, एसपी सिंह पटेल हरदोई माधवगंज के हैं, उनके ऊपर बाहरी होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुर्मी वोटरों पर या किसी भी वोटर पर। यहाँ मुद्दा बाहरी भीतरी का नहीं है। बाल कुमार पटेल का बेटा राम सिंह 2 बार यहाँ पट्टी विधानसभा में विधायक रहा, बांदा का रहने वाला है। डॉक्टर आर.के. वर्मा की पैदाइश प्रतापगढ़ की है, लेकिन वो इलाहाबाद में रहते हैं। वो विश्वनाथगंज से एक उपचुनाव जीतते, उसके बाद एक विधानसभा जीतते और अब रानीगंज से वो जीत चुके हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा में 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 पे बैकवर्ड कैंडिडेट जीते हुए हैं, 1 मौर्य और 3 पटेल। तो पटेलों आपको का क्या नेचर लग रहा ये है, है एसपी सिंह पटेल बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आमने सामने की लड़ाई है। जीत का मार्जिन पिछली बार संगम लाल गुप्ता का बड़ा अच्छा था, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि ना तो संघ काम कर रहा है और ना भाजपा के लोग। चलिए, जैसे 69 में सिंडिकेट हुआ था इंदिरा गांधी के जमाने में, वही पोजीशन आज यहाँ पे दिख रही है। चलिए मनोज जी, आप संघ भी मौन। नजर रखिएगा। हम वोटिंग वाले दिन फिर जुड़ेंगे कि कितना मत प्रतिशत गिरता है और क्या रहा आखिरी में, और 4 जून को हम बताएंगे कि देखिए हमारे रिपोर्टर कहां कहां क्या क्या रिपोर्ट दे रहे थे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।